हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे इंडिया जीके के बारे में। पटवार से संबंधित अपन देखने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो इंडिया जीके के अंदर अपन कौन कौन से जो टॉपिक कर चुके हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहले देखो, सबसे पहले बात करें तो अपन प्राचीन प्राचीन भारत का इतिहास कर चुके हैं। किसको कर चुके हैं साथियों? प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं अपन। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। दूसरा बात करें तो साथियों अपन मध्यकाल वाला भी कर चुके हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसको भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें से एक टॉपिक बचता है साथियों, जिसका नाम आ जाता है आधुनिक वाला। आधुनिक भारत का इतिहास। भारत का इतिहास, इस वाले टॉपिक को साथियों अपन अभी नहीं किया है, इसको भी मैं जल्दी करवा दूंगा। इन दोनों के शॉर्ट नोट्स आपको कंप्लीट कर चुके हैं। इनकी पीडीएफ फाइल भी मैंने टेलीग्राम पर डाली हुई है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। और बात की जाए तो ये जो दो टॉपिक है ना साथियों, प्राचीन भारत का इतिहास हो गया, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो गया, इसमें से आपके लगभग जितने भी आपने टेस्ट सीरीज दी है उसमें सारे क्वेश्चन आपके इन क्लासों से हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद होगी कि अपन इसी को भी इसी तरीके से करें, पर इसमें से थोड़ा समय लग सकता है साथियों। अब बात करते हैं, देखो तीसरा जो दूसरा विषय आता है, कौन सा विषय आता है जिसमें से भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, भारत का भूगोल साथियों अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं। इसका भी आपको प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। इंडिया जीके के नाम से है, पटवार से संबंधित, उसमें जाकर आप देख लेना, आपको कंप्लीट मिल जाएगा। अब जो इंडिया जीके में है ना साथियों, एक टॉपिक बचता है जिसमें से राज व्यवस्था बचती है। क्या बचती है साथियों? राज व्यवस्था बचती है। इसको अपन आज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राज व्यवस्था वाला टॉपिक अपन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। एक आधुनिक भारत का इतिहास है, इसको अपन थोड़ा सा अपन डिले करेंगे, लेकिन मैं इसको जल्दी करवा दूंगा साथियों। वैसे देखा जाए तो प्राचीन भारत का इतिहास अपन इसको कंप्लीट कर चुके हैं। मध्यकालीन भूगोल अपन कंप्लीट कर चुके हैं। भारत का भूगोल है, इसको भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेना, उसमें आपको सारे मिल जाएंगे। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं राज व्यवस्था के बारे में। उम्मीद होगी कि साथियों जिस प्रकार से अपने मध्यकालीन और प्राचीन दोनों किए हैं, साथ ही जैसे भारत का भूगोल किया है, इसी तरीके से अपन एकदम शॉर्ट नोट्स के रूप में अपन देखने वाले हैं, जिससे अपन आपके जितने भी टेस्ट सीरीज हुई है उनमें से आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएं। इस प्रकार से अपन करने वाले हैं साथियों। तो हेडिंग डालो साथियों, भारतीय संविधान। किसके बारे में चर्चा करेंगे अपन? भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के बारे में बात करें ना साथियों, तो इसके अंदर से अपन क्या देखेंगे? सबसे पहले जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन अधिनियम पारित होता है, जिसका नाम होता है रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 में आता है। ठीक है, बाद में इसके बाद में आता है पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जो 1784 के अंदर से आता है। फिर चार्टर एक्ट आता है, 1813 में आता है। फिर दोबारा से चार्टर एक्ट 1833 में भी आता है। ठीक है, फिर चार्टर एक्ट 1853 में भी आता है। इस प्रकार से अपन देखने वाले हैं। बाद में क्या होता है कि ब्रिटिश क्राउन के शासन पारित अधिनियम होता है, जो भारत शासन अधिनियम 1858 हो जाता है। साथ ही बात करें तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 हो जाता है। ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो साथियों यहाँ पर, भारत का संवैधानिक विकास किस प्रकार से होता है उसके बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे साथियों? भारत का संवैधानिक विकास अपन चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? भारत का संवैधानिक विकास। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में चर्चा करेंगे साथियों? यहाँ पर चर्चा करेंगे अपन ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनाधीन पारित अधिनियम, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे साथियों। ठीक है, तो सबसे पहले बात होती है तो नाम आता है किसका साथियों? रेगुलेटिंग एक्ट का नाम आता है। ठीक है, किसका नाम आता है? इनसे सवाल, पहली बात बता देता हूं कि जो भारत का संवैधानिक विकास है, इससे एक सवाल 100% बनेगा आपके पेपर में, देख लेना। तो पहले अपन किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे साथियों? रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है,
रेगुलेटिंग एक्ट आता कब है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना है। 1773 ईस्वी के अंदर से आता है। कब आता है? 1773 में आता है साथियों। ठीक है। और इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में होता क्या है साथियों कि कलकत्ता के अंदर से, कलकत्ता में क्या होता है साथियों, उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है साथियों? उच्चतम न्यायालय की। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है कलकत्ता में। ठीक है। और प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, ये भी लिख सकते हो, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया जाता है साथियों? वो बनाया जाता है एलिजा इम्पे को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? एलिजा इम्पे को बनाया जाता है। ठीक है। और साथ ही बात करें तो जो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है साथियों, पहले नाम था बंगाल का गवर्नर। ठीक है। इस गवर्नर को क्या कर दिया गया साथियों, नाम बदला गया इसका। ठीक है, क्या नाम बदला गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, ये बना, ये नहीं था और इसको कर दिया गया। और प्रथम किसको बनाया गया वो भी याद रखना, प्रथम। तो सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो याद रखना नाम बनता है उनका वारेन हेस्टिंग, उसको बनाया गया। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ा सा याद रखना। सीधा सीधा सवाल है साथियों। वैसे देखा जाए तो जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में आता है, इसमें होता क्या है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है और इस उच्चतम न्यायालय का जो प्रमुख मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है प्रथम, उसका नाम रहता है एलिजा इम्पे रहता है। साथ ही जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर से क्या होता है कि जो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया जाता है और इसी के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है साथियों, नाम बनता है उसका वारेन हेस्टिंग्स को बनाया जाता है। यही चीज़ें थी, इसमें ज़्यादा कोई खास है नहीं। दूसरा बात करते हैं साथियों, दूसरा अपन किसके बारे में चर्चा करेंगे? पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बात करें ना साथियों, ठीक है, ये कब आता है? ये 1784 में आता है। कब आया साथियों? 1784 के अंदर से आया। इसके अंदर से क्या होता है, इस पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर है ना साथियों, जो नियंत्रण परिषद की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? यहाँ पर याद रखना, नियंत्रण परिषद की, नियंत्रण परिषद की स्थापना। सीधा सीधा सवाल आपसे पूछ सकता है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी, तो याद रखना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत होती है। अब बात करते हैं साथियों, बहुत बार सवाल पूछा जाता है जिसका नाम आता है चार्टर एक्ट। ठीक है, चार्टर एक्ट। सबसे पहला जो चार्टर एक्ट आता है ये 1813 में आता है। क्या आता है साथियों? 1813 के अंदर से आता है। इसको प्रथम नाम से भी याद रख सकते हो कि प्रथम चार्टर एक्ट कब आता है? 1813 में आता है साथियों। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें से सबसे पहला बात करें तो शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपये खर्च का उपबंध किया गया। क्या होता है साथियों? यहाँ पर लिख सकते हो, शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये खर्च का उपबंध होता है। ठीक है, किसमें होता है? चार्टर एक्ट 1813 के अंदर से होता है। दूसरा बात करें इसी के अंदर से, प्रथम चार्टर एक्ट 1813 के अंदर से क्या होता है साथियों, जो कंपनी थी ना, उस कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया था। एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, समाप्त किया गया। किस में किया गया? प्रथम चार्टर एक्ट 1813 के अंदर से किया गया।
लेकिन कुछ याद रखना कि जो प्रथम चार्टर एक्ट 1813 के अंदर से जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था ना, उसको कंप्लीट तरीके से समाप्त नहीं किया जाता है। लेकिन जो दूसरा चार्टर एक्ट आता है, दूसरा चार्टर एक्ट कब आता है साथियों? दूसरा बात करते हैं, नाम लिख सकते हो, चार्टर एक्ट। ये दूसरा चार्टर एक्ट है ना साथियों, ये आता है 1833 में आता है। कब आता है? 1833 में आता है। इसके अंदर से जो कंपनी थी, उस कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। और क्या होता है साथियों, इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट होती है बात आती है, तो बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, जनरल को पूरे भारत का क्या बनाया जाता है साथियों? गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, किसको बनाया गया वो भी याद रखना साथियों। तो किसको बनाया जाता है यहाँ पर लिख लेना, नाम आता है उनका लॉर्ड विलियम बेटिक। बहुत बार पूछा जाता है, एग्जामिनर का फेवरेट है, इसीलिए मैंने इसको रेड पेन से लिखा है जिससे आपको जल्दी याद रहे। साथ ही यहाँ पर प्रथम भी लिख लेना, कभी कभार सवाल सीधा सीधा पूछ लेता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो नाम याद रखना लॉर्ड विलियम बेटिक था। ठीक है, एक बात और बोली थी मैंने दूसरे वाले चार्टर एक्ट के अंदर से, क्या बोला था साथियों, उसी के बारे में अपन बात करें ना। तो यहाँ पर देखो क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखो साथियों कि कंपनी व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कब कर दिया गया साथियों? चार्टर एक्ट 1833 के अंदर से किया जाता है। ठीक है, इस चार्टर एक्ट के अंदर से 1833 के अंदर से होता क्या है साथियों, जो गवर्नर जनरल था ना, उसके परिषद में एक चौथा सदस्य भी शामिल किया जाता है। वो कानूनी सदस्य के रूप में उसको शामिल किया जाता है। ठीक है, तो उस सदस्य के बारे में पहला थोड़ा सा याद रख लेना, नाम आ जाता है लॉर्ड मैकाले को शामिल किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों, तीसरा चार्टर एक्ट आता है। तीसरा चार्टर एक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हो कि चार्टर एक्ट 1853, इसके बारे में बात करते हैं। चार्टर एक्ट 1853 में क्या होता है साथियों, विधि निर्माण हेतु केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की जाती है, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखो विधि निर्माण के लिए केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना होती है। ठीक है, दूसरा बात करें तो जो सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ भी इसी समय किया जाता है। लिखना चाहो तो लिख लेना साथियों, वैसे मैं लिखा देता हूँ, आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखो कि सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता की शुरुआत होती है। ठीक है, यही आपको याद रखना है। अब बात करते हैं साथियों ब्रिटिश क्राउन के शासनाधीन पारित अधिनियमों के बारे में। लिखाने के लिए तो मैं साथियों बहुत सारी चीज़ें आपको लिखा सकता था, लेकिन अपन शॉर्ट नोट्स के रूप में पढ़ रहे हैं ना साथियों, तो इसलिए जो एग्जाम ओरिएंटेड जो मेन जो चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो अब देखो अपन किसके बारे में चर्चा करेंगे, ब्रिटिश क्राउन के शासनाधीन पारित जो अधिनियम थे उनके बारे में। इनसे भी बहुत बार सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो नाम आता है साथियों, भारत शासन अधिनियम 1858। क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखो भारत शासन अधिनियम कब, 1858
58 के बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है साथियों, भारत शासन अधिनियम 1858 के अंदर से जो गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय बनाया गया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, भारत, यहाँ पर पूरा लिख सकते हो आप, देखो गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय, ठीक है, वाइसराय नाम दिया। ठीक, दूसरा बात करते हैं, दूसरा आ जाता है कि भारत में राज्य सचिव का पद का सृजन होता है। यहाँ पर क्या लिखोगे, भारत में राज्य सचिव के पद का क्या होता है साथियों, सृजन होता है। दो चीज़ें होती हैं, याद रखना, जो गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय नाम दिया जाता है भारत शासन अधिनियम 1858 के अंदर से। साथ ही बात करें तो इसके अंदर से अंडरलाइन कर लेना, राज्य सचिव का जो पद है वो भी यहाँ पर सृजन किया जाता है। इस अधिनियम के तहत एक चीज़ और थी साथियों, इसमें था कि जो भारत का जो शासन था वो कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन किया गया था। ये भी लिख सकते हो। यहाँ पर क्या लिखोगे, भारत का शासन कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन किया गया। सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि भारत शासन है, इसके अंदर से जो कंपनी से छीनकर ब्रिटिश शासन ने कब लिया, तो याद रखना कौन से अधिनियम के अंदर से लिया। तो एग्जामिनर इस सवाल को कितनी भी तरीके से घुमा सकता है, तो आपको याद रखना है कि भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत क्या होता है कि भारत का जो शासन है वो कंपनी से छीन लिया जाता है और ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों, दूसरा अधिनियम आता है, कब आता है, 1861 में आता है। दूसरा अधिनियम आया, उसका नाम क्या लिखोगे, उसका नाम लिखो भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, अधिनियम कब आता है ये भी थोड़ा सा याद रखना, ये 1861 में आता है। इसके अंदर से क्या होता है, इसमें यह होता है कि जो वायसराय है उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल जाती है। यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखो वायसराय, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना साथियों, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। बस यही सी में खास ये चीज़ है और ज़्यादा कोई खास है नहीं। अब बात करते हैं, ये भारत परिषद अधिनियम 1861 के बाद में है ना साथियों, यहाँ पर क्या होती है कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो जाती है। तो उसमें से सबसे पहला जो अधिनियम आता है उसका जो नाम आपको याद रखना है, कौन सा रखना है, यहाँ पर से आ जाता है भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, क्या लिखोगे, भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इस अधिनियम के बारे में बात करें ना साथियों, तो इसके अंदर से क्या होता है कि केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था साथियों। ठीक है, लेकिन उनको मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखो कि केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार व
प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। बस इतना ही याद रखना है। यहाँ पर से रेड पेन में लिखना चाहो तो लिख लेना, यहाँ पर मतदान का अधिकार नहीं था। ठीक है, मतदान का अधिकार नहीं। ठीक है, केवल प्रश्न पूछने का और जो बजट था उस बजट के ऊपर बहस करने का अधिकार प्राप्त होता है भारत परिषद अधिनियम 1892 में। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में। अब जितने भी अधिनियम आएंगे ना साथियों, ये इम्पोर्टेंट हैं, बहुत बार सवाल पूछा जाता है। ऐसा तो है नहीं कि पटवार में ही आपको इंडियन पॉलिटी आएगी। आप जिस भी एग्जाम में बैठोगे और इंडियन पॉलिटी से कोई क्वेश्चन आता है तो इनसे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। एक तो आता है साथियों भारत शासन अधिनियम 1919 आता है, और दूसरा आ जाता है भारत परिषद अधिनियम 1909 आता है, और एक भारत शासन अधिनियम 1935 आ जाता है। इन 3 अधिनियमों से एक सवाल 100% बन सकता है। ठीक है, बन सकता नहीं, बनता है हर एग्जाम में। तो सबसे पहले अपन 1909 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1909 का नाम क्या जाता है साथियों, यहाँ पर लिखो भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, अधिनियम कौन सा है ये, 1909 है। इसको एक नाम और है साथियों, इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, इसको कहा जाता है, कौन से को, भारत परिषद अधिनियम 1909 को। इसमें से क्या हो सकता है, देखो किस प्रकार से सवाल देगा, आपको इनके दूसरे नाम दे देगा, आपके सामने क्या दे देगा, दूसरी तरफ दे देगा, ऑप्शन दे देगा, जिनकी सन दे देगा, इनको मिलान कीजिए। इस प्रकार से सवाल बन सकता है। इस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम या फिर बोल सकते हो भारत परिषद अधिनियम 1909 के अंदर से क्या होता है कि पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था साथियों। यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखो कि पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान इसमें होता है। बस इतना ही आपको याद रखना है, अन्य नाम है वो याद रखना है बस। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों, इम्पोर्टेंट है जिसका नाम आ जाता है भारत शासन अधिनियम। ठीक है, अधिनियम, इसके बारे में बात करते हैं। नाम याद रखना, भारत शासन अधिनियम 1919 इम्पोर्टेंट है साथियों। इसका अन्य नाम भी थोड़ा सा याद रखना साथियों, इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, इसका अन्य नाम है, ये भी याद रखना। इसमें से क्या होता है साथियों, इस अधिनियम के तहत, इसको तो थोड़ा सा चेंज कर लेना साथियों, चेम्सफोर्ड है, चेम्सफोर्ड। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके अंदर से क्या होता है कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हो जाता है। सीधा सीधा सवाल पूछेगा कि भारत शासन अधिनियम के तहत, या फिर बोल सकते हो कि भारत के अंदर से केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ कब किया जाता है, तो याद रखना भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया जाता है, या फिर इसका अन्य नाम आपको दे देगा। यहाँ पर लिख सकते हो साथियों, यहाँ पर क्या लिखोगे कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ होता है। ठीक है, इतना याद रखना। दूसरा बात करें तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। क्या होती है यहाँ पर, तो याद रखना
कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, ठीक है, शुरुआत होती है। दूसरा बात करें साथियों, जो भी विषय थे उनको दो भागों में बांट दिया जाता है, एक तरफ आरक्षित, दूसरा हस्तांतरित में बांटा जाता है। ये कभी कभार पूछा जाता है, वैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ऊपर वाली थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट जो शासन अधिनियम आता है वो भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर लिखो भारत शासन अधिनियम। अधिनियम कौन सा है? 1935 का है। बहुत ज़्यादा सवाल इससे पूछे जाते हैं। इसमें से देखो साथियों क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला बात करें तो पहला तो आ जाता है कि केंद्र में संघात्मक सरकार की स्थापना होती है। क्या लिखोगे यहाँ पर? यहाँ पर लिखो केंद्र में संघात्मक सरकार की स्थापना, ठीक है, कब होती है? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत होती है। दूसरा बात करें साथियों, जो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत होती है यहाँ पर समाप्त हो जाती है, ठीक है। लिख लो साथियों इसमें से कि प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, ठीक है। लेकिन ये द्वैध शासन की समाप्ति तो होती है, लेकिन केंद्र में इसकी शुरुआत हो जाती है। क्या हो जाती है साथियों? केंद्र में द्वैध शासन की क्या हो जाती है? शुरुआत होती है। किस अधिनियम के तहत होती है? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत होती है। इस अधिनियम के तहत क्या होता है साथियों? इस अधिनियम के तहत होता है कि केंद्रीय बैंक और संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर लिखो साथियों कि केंद्रीय बैंक व संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत होती है? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत होती है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और बात करें तो साथियों यहाँ पर होता है कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। अलग कर दिया किस अधिनियम के तहत किया गया? 1935 के तहत किया गया, ठीक है। एक चीज़ और लिख लो साथियों, यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखो कि सिंध व उड़ीसा नामक नए प्रांतों का निर्माण होता है। किस अधिनियम के तहत होता है साथियों? ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत होता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है साथियों। ये था भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों भारत की संविधान सभा के बारे में। तो यहाँ पर हेडिंग डालो साथियों, भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा, जो ऊपर चीज़ लिखी है ना साथियों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इससे ऊपर वाले जो चीज़ें हैं यहाँ पर से एक सवाल आपको 100% मिल जाएगा, हो सके तो 2 मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो साथियों भारतीय संविधान सभा के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसका गठन देखते हैं। गठन कब होता है साथियों? ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत होता है, ठीक है। कब होता है? तो यहाँ पर लिखो कि कैबिनेट मिशन योजना। और ये कब आती है कैबिनेट मिशन योजना? 1946 में आती है साथियों। और बात करें तो एक चीज़ और याद रखना, इस मिशन के तहत क्या होता है? जो भारतीय संविधान सभा का जो गठन होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। अब देखते हैं, देखो इनके सदस्यों की संख्या, यहाँ पर लिखो सदस्य संख्या। सदस्य संख्या के बारे में बात करें ना साथियों, तो यहाँ पर देखो कुल कितने बताने हैं आपको? कुल बताने हैं 389 बताने हैं। कितने बताने हैं? 389 बताने हैं। ब्रिटिश भारत से 296 थे, इनको भी अलग अलग बांटा जाता है। देखो कौन कौन चाहते हैं? ब्रिटिश भारत से
ब्रिटिश भारत से कितने थे साथियों? सबसे ज़्यादा थे 296। इसके बाद में देसी रियासत से कितने थे साथियों? 93 थे। महिलाओं की संख्या बात करें, महिला सदस्य कितनी थी? 15 थी। इस प्रकार से आपको याद रखनी है। दो चीज़ें अपने देख ली कि भारतीय संविधान सभा की गठन कब होता है, सदस्य देख लिए अपने। अब देखते हैं इसकी प्रथम बैठक का जब जिक्र होता है तो कब होता है साथियों? 9 दिसंबर की बात आती है। 9 दिसंबर 1946 को होती है। ठीक है। अब बात करते हैं पदाधिकारी, कौन कौन से पदाधिकारी थे इस बैठक के अंदर से। तो देखो साथियों, सबसे पहले बात करें तो बहुत बार पूछा जाता है, नाम आ जाता है अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? संविधान सभा का। तो याद रखना, इस पहली बैठक के अंदर से अस्थाई अध्यक्ष के रूप में जो सबसे बुजुर्ग आदमी थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था साथियों? सच्चिदानंद सिन्हा। इनको बनाया जाता है। ठीक है, सबसे बुजुर्ग के आधार पर। दूसरा बात करें स्थायी अध्यक्ष किससे बनाया गया? तो फिर स्थायी अध्यक्ष, तो संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है तो नाम याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। बात करें उपाध्यक्ष के बारे में। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? तो याद रखना HC मुखर्जी को बनाया जाता है। ठीक है। और बात करें साथियों तो संवैधानिक सलाहकार, ये तो आपकी टेस्ट सीरीज में बहुत बार आया होगा। संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया? BN राव को बनाया गया। BN राव को बनाया जाता है साथियों। ठीक है। अब बात करते हैं संविधान सभा के अंदर से उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। सबसे पहले बात करें तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया जाता है संविधान सभा के अंदर से? 13 दिसंबर की बात आती है साथियों। कब आती है? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जाता है। पेश करने वाला कौन था? तो यहाँ पर लिख सकते हो कि पेशकर्ता किसको बताओगे? तो यहाँ पर याद रखना जवाहरलाल नेहरू को बताना है। जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब होता है वो भी थोड़ी सी याद रखना। ये 22 जनवरी की बात आती है। 22 जनवरी 1947 को ये पारित हो जाता है। और बात करें साथियों तो जो भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? अंतिम बैठक के बारे में जिक्र करें तो साथियों 24 जनवरी की बात आती है। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है भारतीय संविधान सभा की। ठीक है। आगे बात करेंगे साथियों अपन संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थी उनके अध्यक्ष कौन कौन से थे, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, कब पारित किया गया, उस पर किस प्रकार से निर्माण होता है, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। साथ ही भारत के जो संविधान के स्रोत हैं कौन कौन से देशों से लिया जाता है, या फिर भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें अपन आगे वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि क्लास का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने की कोशिश करें। आगे की क्लास अपन आगे चर्चा करेंगे। क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी साथियों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।